नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से दो वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, एक सुबह में 8 बजे और एक शाम को 4 बजे। और प्रत्येक वीडियो में मैक्सिमम 20 से 25 प्रश्न रहेगा और कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसका पीडीएफ, दोनों जो वीडियो रहेगा उसका पीडीएफ आपको शाम में यानी 7 से 8 बजे के बीच में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ भी इसका। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च करिएगा स्टडी लिंक पीडीएफ, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी बताइए और शेयर करिए। तो ये हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परमादेश रीट क्या होती है। जो परमादेश रीट है क्या होती है? ऑप्शन ए द्वारा समझौता होना, या किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन करना, यही होता है परमादेश रीट। यानी जो ऑप्शन दे रहा प्रश्न है कि परमादेश रीट क्या होती है, तो किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन करना, यही होता है परमादेश रीट। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट इससे प्रश्न बनेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो क्या बनेगा? एक हाई कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी एक उच्चतम न्यायालय और एक उच्च न्यायालय होता है। तो दोनों जो रीट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, ये प्रश्न सीधा पूछेगा। तो रीट लिखेगा, रीट में हो जाएगा कौन कौन सा। अगर हम लोग रीट में लेंगे तो एक तो आएगा सुप्रीम कोर्ट, एक आएगा हाई कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट तो हम लिख दे रहे हैं SC, समझ जाइएगा सुप्रीम कोर्ट, और HC यानी हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, और जो हाई कोर्ट है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है कितने प्रकार का रीट जारी करेगा? 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। और जो हाई कोर्ट है ये कितने प्रकार का रीट जारी करेगा? 6 प्रकार का। तो यहाँ से दो प्रश्न बनता है। प्रश्न बनेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दोनों जो रीट जारी करता है, कौन अधिक जारी करता है? तो हाई कोर्ट। ये प्रश्न बनेगा। और किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है? अनुच्छेद 32। और किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट रीट को जारी करता है? तो अनुच्छेद 226। ये सीधा प्रश्न बनेगा, इसको याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2019 में इनमें से किस बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? तो दो बैंक का विलय किया गया था। दोनों बैंक का नाम क्या है? अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं पार्ट 1 से, वो आपको कंप्लीट इस सब सारा बता दिया गया, लेकिन बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा था, हम लोग बार बार रिपीट भी करेंगे। तो एक है विजया बैंक और एक जो है देना बैंक। एक बैंक का नाम क्या है? विजया बैंक, एक है देना बैंक। ये दोनों बैंक को 1 अप्रैल 2019 को मिलाकर क्या बना दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया। मिलाकर नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। किसमें विलय कर दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। किसको? विजया बैंक और देना बैंक को। कब? तो 1 अप्रैल 2019 को। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन एक ही दिया गया देना बैंक। अगर ऑप्शन में विजया बैंक और देना बैंक दोनों देगा तो लिखेगा बी, ए और बी दोनों, इस तरह से ऑप्शन देगा। या नहीं तो ऑप्शन में दे देगा कौन बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय नहीं किया गया, इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। दोनों को याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, 2019 के आम चुनाव में जीत हासिल करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का दौरा किया? तो 2019 में जो मोदी, जब नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने, तो बनने के बाद किस देश का दौरा किया तुरंत बाद? तो नाम क्या है? मालदीव। और मालदीव कहाँ पे है? अगर मालदीव का आप लोकेशन देखेगा तो ये तो मान लीजिए कि भारत का लोकेशन है, और जस्ट भारत का मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि भारत का लोकेशन है, और जस्ट इधर नीचे है तो यहाँ पे मालदीव है। और मालदीव के बाद मिनी कोआर, लक्षद्वीप, ये सब द्वीप है। तो मोस्ट इससे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनेगा, क्या बनेगा? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन जो प्रश्न इससे महत्वपूर्ण बनेगा वो क्या प्रश्न बनेगा उसको देखिए। प्रश्न बनेगा, ये मान लीजिए कि यहाँ पे है मालदीव, मालदीव, और यहाँ पे हो जाएगा मिनी कोआर, मिनी कोआर, मिनी कोआर, और ऊपर हो जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यहाँ पे जो कितना डिग्री चैनल, ये प्रश्न पूछेगा। यहाँ पे 9 डिग्री चैनल,
9 डिग्री चैनल और यहाँ पे है 8 डिग्री चैनल। तो देखिए प्रश्न क्या बनेगा, यहाँ पे कितना डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल। तो प्रश्न बनेगा कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, यानी किसके बीच है, तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच है 8 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच कौन सा डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कितना डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। अगर हम लोग 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच है 10 डिग्री चैनल। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जितना ये प्रश्न इंपोर्टेंट नहीं है इससे ज़्यादा ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ये देखिए मालदीव है और यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप है, और इसको कौन सा अलग करा, तो 8 डिग्री चैनल। यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहाँ पे मिनिकॉय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। तो आपको सीरियली याद रखना, मैप में दिमाग में इसको सेट कर लीजिएगा। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच कौन सा डिग्री चैनल है, कितना डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच पूछेगा तो 9 डिग्री चैनल। यही पूछ लेगा अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच, तो 10 डिग्री चैनल। इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था। तो आंसर तो सामने, तो आप आंसर कर लीजिएगा। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड था ये कहाँ से कहाँ तक था, तो यहाँ देख सकते हैं काबुल से लेकर ये कोलकाता तक, और यहाँ पे बांग्लादेश में ये कोलकाता तक था। ये जो आप देख रहे हैं ए हो जाएगा, ये कौन सा है, ग्रैंड ट्रंक रोड। लेकिन इसको मतलब बहुत पहले इसको बनाया गया था, सबसे पहले मौर्य साम्राज्य ने इसको बनाया। लेकिन जो पक्का करवाया था इसको किसने करवाया, पक्का जो पक्का करवाया था शेरशाह सूरी के द्वारा 16वीं सदी में इसको पक्का करवाया गया था। कब कराया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा 16वीं सदी में इसको पक्का करवाया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। और अंग्रेज के द्वारा इसको मतलब और भी बनाया गया, मतलब 3-4 शासकों मिलकर बहुत पहले इसको सबसे पहले मौर्य साम्राज्य ने बनाया। तो यहाँ देख सकते हैं ये हो जाएगा काबुल से लेकर इधर बांग्लादेश तक था। लेकिन उत्तरापथ यह नाम इसे मौर्य साम्राज्य के वक्त दिया गया था। उत्तरापथ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका साहित्यिक अर्थ है उत्तर दिशा की ओर जाने वाला मार्ग। किस दिशा की ओर जाने वाला मार्ग, उत्तर दिशा की ओर जाने वाला मार्ग। तो नाम किसने दिया था, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के पूछा कि ग्रैंड ट्रंक रोड मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था, उत्तरापथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CAD, जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है, जिसका नाम क्या, प्लॉटर, स्कैनर समझ रहे हैं, पेंटोग्राफ, स्पीकर। इनमें से किस मंत्रालय की स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई है, जिसका नाम क्या है, आयुष मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता लिखा गया, प्रतिबद्धता की घोषणा की। तो हम आपको बताया था कि पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और अध्यक्षता कौन किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता कौन किए थे, तो अध्यक्षता ये जो 1931 में कराची जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता कौन किए थे, ये आपको बताना कि ये अध्यक्षता कौन किए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है, जिसका नाम क्या है, पेप्टिक अल्सर। तो बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर 3 यानी जीवाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो हम आपको आंसर बताने के लिए बोले कि 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध में किया गया था।
तो चंपारण आंदोलन था ये कब किया गया था? 1917 में किया गया था। क्यों किया गया था? नील की जो खेती था 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, मतलब अंग्रेजों के द्वारा। मतलब आपको 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना है अनिवार्य रूप से। और 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था चंपारण आंदोलन। और ये कहाँ पड़ा था चंपारण आंदोलन? यानी जो कहाँ ये चलाया गया था? बिहार में। किस लिए? तो नील की जबरन खेती के विरोध में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और रॉलेट अधिनियम 1919 के विरुद्ध में, एक जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जमींदारों द्वारा अतिरिक्त कर लगाए जाने के विरुद्ध, ये कुछ नहीं है ब्रिटिश सरकार के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट याद रखिए कब आया था? 1919 में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संबंध में? नहीं पे आपको ध्यान देना है, कौन सा कथन नहीं मतलब है सही, आपको नहीं बताना। तो भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र है, ये सही है। निजी क्षेत्र का एक संस्थान, निजी क्षेत्र कहने का मतलब प्राइवेट। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सहायता प्राप्त, ये भी सही है। डीम्ड विश्वविद्यालय, तो ये जो आप देख रहे हैं निजी क्षेत्र, तो यहाँ सब आंसर इसका कर लीजिए। ज़्यादा आपको अगर प्रश्न नहीं पढ़ना, अगर आप एग्जैक्ट आंसर है, आपको राइट आंसर इसका आंसर मालूम है कि कौन सा सही नहीं है और गलत आपको आंसर अगर पता चल जाता है। निजी क्षेत्र कहने का मतलब प्राइवेट क्षेत्र संस्थान है, तो ये प्राइवेट क्षेत्र का संस्थान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत हो जा रहा है। तो बाकी जो 3 ऑप्शन दे रहा होगा सही दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, क्या निजी क्षेत्र का संस्थान नहीं है। भारत सरकार का कौन सा कार्यालय नाभिकीय ऊर्जा का अधिशासी विभाग है? प्रधानमंत्री कार्यालय, इसका नाम क्या है? ये प्रश्न को आपको हम समझा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार का कौन सा कार्यालय नाभिकीय ऊर्जा का अधिशासी विभाग है? तो इसका नाम क्या? प्रधानमंत्री, मतलब इसका अधिशासी विभाग होता है मेन रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी, मतलब उसका जो मेन अध्यक्ष होता कौन होता है ये आपको सीधा बताना आंसर। जनरेटर वह उपकरण है जो डॉट परिवर्तित करता है, मतलब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जनरेटर तो आप देखे ही होंगे। तो जनरेटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा देता है। और विद्युत ऊर्जा किस तरह से देता है? उसको हम लोग चालू करते हो घुमाता है, तो घुमाना कहने का मतलब वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। तो इस तरह का प्रश्न जब भी बनाना तो आपको हम इमेज आपको बताए थे कि सोचना, जब भी प्रश्न इस तरह का पूछेगा तो आपको क्या करना? सोचना, माइंड पे मतलब जोड़ देना। अगर पूछ देगा बल्ब, विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब को हम लोग देते हैं यानी विद्युत ऊर्जा। और उसके बाद हमको क्या देता है? प्रकाश ऊर्जा देता है। और उसको अगर टच करिएगा तो यानी हीट रहता है, यानी ऊष्मा ऊर्जा देता है। इस तरह से आपको सोचना है। तो जनरेटर की बात कर रहे हैं यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा चेंज करता है? तो मोटर, जो मोटर यानी पंखा, तो पंखा का हम लोग क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा। और वो क्या देता है? यानी हवा देता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा देता है। तो ऑप्शन नंबर अगर पूछेगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कौन सा चेंज करता है, तो मोटर। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, ये कुछ नहीं होता। ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ते भी कुछ नहीं। तो ये आपको 2 याद रखना। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा परिवर्तित करने के लिए ऊर्जा, तो आपको सोचना है। भारत में प्रथम स्थल आकृतिक सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? भारत में प्रथम स्थल आकृतिक सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? ये फैक्ट प्रश्न है, याद रहना चाहिए। इसका नाम क्या है? मेजर जेम्स रेनेल। मेजर जेम्स रेनेल, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुआ था? 3। जो पहला हुआ था 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, और तीसरा 1932 में हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 में हुआ था। तो किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका नाम क्या है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू क्या थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल। इसको नोट कर लीजिएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। और किस राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। और पूछेगा पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता
कृपलानी, वो भी उत्तर प्रदेश के, और सरोजनी नायडू भी उत्तर प्रदेश की बनी थी पहली महिला राज्यपाल, और सुचित्रा कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री। तो इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, इसमें एक और इंपॉर्टेंट जो दे रहा है, बहन निवेदिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहन निवेदिता और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट से आपको याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट। और अध्यक्षता कब की थी? 1917 में। कहाँ? तो कोलकाता, कोलकाता के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट, कोलकाता अधिवेशन में 1917 में, यानी पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। यही पूछ देगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। सिर्फ अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट, महिला में तो भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू। और कब अध्यक्षता की थी? 1925 में, इसको याद रखिएगा। और बहन निवेदिता जो दे रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट है, किनको मतलब किसको कहा जाता है? तो नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ, मार्गरेट एलिजाबेथ को हम लोग बोलते हैं बहन निवेदिता के नाम से जानी जाती है, बहन निवेदिता मार्गरेट एलिजाबेथ। और एक किसकी शिष्य थी? तो विवेकानंद की शिष्य थी बहन निवेदिता, जिनका नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ। नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ को बहन निवेदिता कहा जाता है। और विवेकानंद की शिष्य थी। और विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कब गए थे? विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में शिकागो में। और ये कहाँ पड़ता है? तो अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत किससे बनी है? तो ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना हुआ, यानी ट्राई ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। टेट्रा ऑक्सीजन नहीं मार दीजिए, इसका आंसर राइट हो जाएगा, जो ट्राई ऑक्सीजन होगा, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना है ओजोन परत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ओजोन परत पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। कहाँ पाया जाता है? ये जो समताप मंडल, तो यहाँ यानी ओजोन परत पाया जाता है। और किससे में बचाता है? तो परावैंगनिक किरणें से बचाता है। कौन? तो ओजोन परत, यानी परावैंगनिक किरण जो है उसको पृथ्वी पे आने नहीं देता है। अगर पृथ्वी पे मान लीजिए कि आ जाता परावैंगनिक किरणें, तो क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर। परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पे आने नहीं देता, इससे हमें बचाव करता है ओजोन परत। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना हुआ? 3 परमाणु से। पाया कहाँ जाता है? समताप मंडल में। और किसको आने नहीं देता? तो परावैंगनिक किरणों को और अवरक्त किरणों को आने देता है, यानी परावैंगनिक किरणों को रोक लेता है और अवरक्त किरणों को पृथ्वी पे आने देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। जैसे में गांधी इरविन समझौता आप सुने होंगे, तो लॉर्ड इरविन उस समय के क्या था? वायसराय था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और जो दांडी मार्च कब हुआ था? ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला, 6 अप्रैल 1930 तक चला। और कितने दिनों तक टोटल चला था? 24 दिनों तक चला था, यानी 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 को जाकर समाप्त होता है। यानी साबरमती से स्टार्ट होता है और दांडी जाकर समाप्त होता है। यानी गांधी जी दांडी पहुंचकर मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को विरोध करते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं। और ये समाप्त कब होता है? 6 अप्रैल 1930 को। चलता टोटल कितने दिनों तक? 24 दिनों तक। और बीच में जो डिस्टेंस था, दोनों के बीच जो दूरी था साबरमती और दांडी के बीच, ये डिस्टेंस पूछेगा तो 241 मील में पूछेगा तो 241 मील या 240 मील भी देता है। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 385 या 86 किलोमीटर, इतना आपको मतलब ध्यान देना। 385 भी देता है, कहीं 386 भी देता है। 240 और 241 मील में पूछेगा तो इसको ध्यान दीजिएगा। और एकमात्र अंग्रेज जो शामिल था बेब मिलर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस देश ने नवंबर 2019 में आभासी ढंग से आयोजित किए गए 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो आपको मालूम है ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में आपको ध्यान रखना कि इंडिया 2021 में अध्यक्षता करेगा। 2021 में, तो बस आपको एक ध्यान देना और बाकी क्रम बढ़ाते इसको जाना है। इंडिया के बाद यानी सी चाइना, उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर से वापस आ जाएगा यानी ब्रिटेन, रसिया यानी रूस, इस तरह से चलते रहता है। तो पूछा 2019 में, तो 2019 कहने का मतलब है कहाँ जाएगा?
देखिए 2019 आभासी ढंग से आयोजित किए गए 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो आभासी ढंग से पूछा यानी प्रश्न पूछा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2019 पूछेगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ब्रिक्स। यहाँ देखिए रूस आभासी ढंग से पूछा, लेकिन पूछेगा अध्यक्षता किसने किया? 2019 में पूछेगा तो ब्राजील, 2020 रूस, 2021 में कौन करेगा? अपना इंडिया, और सी चाइना 2000 कब? 23 में, 23 कर 22 में, और 23 में साउथ अफ्रीका। इस तरह से आपको याद रखना। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी रूस, आभासी ढंग से तो रूस यानी ऑप्शन नंबर बी। 2021 में आपको सिर्फ ध्यान देना कि ब्रिक्स 2021 में कौन अध्यक्षता करेगा? इंडिया, ये आपको ध्यान देना। और इसी तरह से का नाम क्रमवार यानी बढ़ाते जाना आगे। नेक्स्ट है HTTPS प्रोटोकॉल में अक्षर एस का क्या अभिप्राय है? तो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सिक्योर। एस का फुल फॉर्म पूछा तो सिक्योर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2019 के भारतीय आम चुनावों का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, ये आपको मालूम है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो जावा गर्त। अगर यही पूछ लेगा प्रशांत महासागर तो मरियाना ट्रेंच, मरियाना गर्त, प्रशांत महासागर यानी विश्व में सबसे गहरा गर्त पूछेगा तो मरियाना गर्त। ये कहाँ पड़ता है? प्रशांत महासागर में। मरियाना ट्रेंच बोलिए, मरियाना ट्रेंच या मरियाना गर्त कहाँ पड़ता है? तो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त विश्व का, और हिंद महासागर का जावा गर्त। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के रुग्ण या विफल उद्योगों के लिए कार्य करता है? तो नाम में है रुग्ण या विफल उद्योगों के लिए, तो उद्योग से संबंधित है, इसका आंसर भी क्या होगा? उद्योग, तो यानी औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। अधिनियम कब का था? 1934। जो RBI एक्ट था 1934 का था। स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। और राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। और जो समिति रहता है यंग हिल्टन समिति। विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। हम्पी का रथ यात्रा कर्नाटक। इससे संबंधित मोस्ट जो बनेगा प्रश्न महत्वपूर्ण, वो क्या बनेगा? 2000 के नोट पे कौन सा? मंगलयान। 50 के नोट पे हम्पी का रथ। कर्नाटक में जो है लाल किला 500 पे। लाल किला किस पे? 500 पे है। ये आपको ध्यान नहीं देना है, पुराना वाला नोट है 20 का। और पूछेगा 200 पे सांची का स्तूप, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। सूर्य का कोणार्क मंदिर 21 नोट पे है, तो 10 रुपये का नोट पे है। और रानी का बाग जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। 21 नोट पे, 100 रुपये के नोट में है, 100 रुपये के नोट पे है। और एलोरा की गुफा है, ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और 21 नोट पे तो 20 रुपया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न बनेगा इससे। महाबलीपुरम में कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। खजुराहो का मंदिर ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, तो आज के लिए हम लोग जो भी प्रश्न कलेक्ट किए थे सारा समाप्त हो गया, मतलब हम पूरी तरह से कवर कर लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल पर नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।